आइए दोस्तों देखते हैं 9 मई का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन जो कि टारा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टारा का फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिख देते हैं, टेक्टिकल एडवांस्ड अर्थ रेंज ऐसे ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन जो कि टारा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है एक स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट। ठीक है, तो ये सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन टारा जो है वो किससे संबंधित है? एक स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली से संबंधित है। देखिए, यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जिसे इमारत अनुसंधान केंद्र, जो कि RCI होता है, रिसर्च सी से सेंटर, आई से इमारत, ठीक है, जिसे इमारत अनुसंधान केंद्र यानी कि RCI रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया है। ये जो टारा है एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो अनगाइडेड पारंपरिक वारहेड को सटीक निर्देशित हथियार में बदल देती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कम लागत वाले हथियारों की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाना है ताकि दुश्मन के जमीनी लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से नष्ट किया जा सके। ये जो परीक्षण विमान इसका था वो था, इस सफल परीक्षण के लिए भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू विमान का उपयोग किया था। इस किट का विकास सह उत्पादन साझेदारों और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया गया है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और वायुसेना को बधाई देते हुए आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। DCPP का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट स्पॉट शिप FSS फ्लीट स्पॉट शिप में से 5वें और अंतिम जहाज की स्टील कटिंग कहाँ आयोजित की गई? ये किया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम में। ठीक है, देखिए, यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के तहत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाई जा रही है जो ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ावा देगी। देखिए, भारतीय नौसेना ने 5वीं और अंतिम फ्लीट स्पॉट शिप की स्टील कटिंग का समारोह 8 मई 2026 को आयोजित किया गया। ठीक है, यह घटना कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL में हुआ। देखिए, इसका अनुबंध जो है भारतीय नौसेना ने 5 फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों के लिए अगस्त 2023 से HSL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन जहाज़ों की डिलीवरी 2027 के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है। इसका क्षमता जो है 40,000 टन से अधिक विस्थान वाले ये जहाज समुद्र में युद्धपोतों को ईंधन, पानी, गोला बारूद और रसद की आपूर्ति करेंगे, जिससे नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता बढ़ेगी। देखिए, यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इन जहाज़ों का उपयोग आपदा राहत और लोगों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पर HADR और NEO का फुल फॉर्म, इसका H से ह्यूमैनिटेरियन और A से असिस्टेंस एंड D से डिजास्टर और R से रिलीफ, RELIF। ठीक है, इसका होगा नॉन कॉम्बेटेंट यह TANT इवैक्यूएशन ऑपरेशन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहकार में समृद्धि विजन के तहत हाल ही में किस शहर में पहली बार क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन यानी कि रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये जो आइजल मिजोरम में किया गया है। देखिए, मिजोरम की राजधानी आइजल में पहली बार क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पूर्वोत्तर राज्यों में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल है। देखिए, यह सम्मेलन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित हुआ। क्षेत्रों में सहकारी समिति के माध्यम से आर्थिक सुधार लाना, स्थानीय उत्पादों जैसे ऑर्गेनिक फल, मसालों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है,
PACS पर जोर। ठीक है, यहाँ पे है कि PACS जो है, PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, बोला कि चर्चा का एक प्रमुख केंद्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS का कंप्यूटरीकरण और उन्हें बहुउद्देशीय बनाना था, ताकि वे बैंकिंग के साथ साथ भंडारण और उर्वरक वितरण का केंद्र भी बन सके। देखिए, पूर्वोत्तर का जो इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं कि सरकार का लक्ष्य एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को सहकारी क्षेत्र में अग्रणी बनाना तथा स्थानीय किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 10वां दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, DPT का फुल फॉर्म है डिफेंस पॉलिसी टॉक्स। देखिए, इसका जो आयोजन है भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण 8 मई 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। देखिए, भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व है रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व बर्नार्ड फिलिप ने किया, जो कि प्रथम सहायक सचिव अंतर्राष्ट्रीय नीति के हैं। देखिए, संयुक्त स्टाफ वार्ता जो है दोनों देश 2026 के अंत तक पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए। समुद्री सुरक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता और सुरक्षा के लिए एक साझा रोडमैप तैयार किया करने पर चर्चा हुआ है, तैयार हुआ नहीं है। औद्योगिक सहयोग जो है ये अगली नहीं है, ये रक्षा सहयोग गोलमेज बैठक डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल 2025 जो कि सिडनी में आयोजित किया गया था। सिडनी का है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अभी का जो हुआ है 2026 का वो तो नई दिल्ली में बैठक हुआ है। ठीक है, ये जो राउंड टेबल बैठक हुआ है 2026 का वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका 2026 वाला बैठक नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत विमान पट्टा एवं वित्तपोषण सम्मेलन 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में किया गया है। यह सम्मेलन 8 मई को आयोजित किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत को आयरलैंड की तर्ज पर विमान पट्टे के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। गिफ्ट सिटी IFSCA, इसका फुल फॉर्म है आई से इंटरनेशनल, एफ से फाइनेंशियल सर्विसेज, सी से सेंटर्स, ए से अथॉरिटी। ठीक है, तो बोला है कि वर्तमान में भारत की अधिकांश एयरलाइंस विदेश मुख्यतः आयरलैंड से विमान पट्टे पर लेती है। गिफ्ट सिटी में IFSCA के माध्यम से सरकार कर छूट और सरल नियम प्रदान कर रही है, ताकि भारतीय कंपनियां देश भर के भीतर ही विमान पट्टे पर दे सके, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। देखिए, PIAO अधिनियम 2025 जो है, इसमें जो है इसका जो फुल फॉर्म है PIAO का फुल फॉर्म P से है प्रोटेक्शन ऑफ, I से इंटरेस्ट्स, इन, ए से एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट, एक्ट 2025। ठीक है, देखिए, विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण अधिनियम 2025 पर विशेष चर्चा हुई। यह कानून भारत को केप टाउन कन्वेंशन जो विमान प्रदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, इसके वैश्विक मानकों के बराबर लाता है। यह निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कानूनी सुधार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। विमानों की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले एक दशक में भारत में विमान वित्तपोषण का बाजार लगभग $50 बिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में संपन्न हुए UIDAI डाटा हैकाथॉन 2026 में किस संस्थान की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। ये कोलकाता में है। अच्छा, नीचे कोलकाता यहाँ लिखा हुआ है, कोलकाता में है। देखिए, इसमें प्रथम स्थान की बात बोल रहे हैं ना, तो इसमें प्रथम स्थान पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता टीम ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिए हुए था, दोनों है। ठीक है, देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा UADAI डेटा हैकाथॉन 2026 का हाल ही में 8 मई
2026 को सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यक्रम ने छात्रों द्वारा विकसित उन बेहतरीन डेटा संचालित नवाचारों को प्रदर्शित किया था जिनका लक्ष्य समावेशी शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार करना है। इसकी जो विशेषता थी, देखिए पहले इसका उद्देश्य क्या था, डिजिटल पहचान, डाटा के जिम्मेदार और नवीन उपयोग को बढ़ावा देना ताकि शासन में अधिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाई जा सके। इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली जिसमें लगभग 15,000 टीमों ने पंजीकरण कराया और 5,000 से अधिक टीमों ने अपने समाधान प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों को आधार नामांकन और अपडेट से संबंधित अनाम डेटा सेट उपलब्ध कराए गए थे ताकि वे सार्थक पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान कर सकें। शीर्ष 5 टीमों को कुल 4 लाख के नकद पुरस्कार दिए गए जिसमें प्रथम पुरस्कार विजेता को 2 लाख और प्रमाण पत्र मिला। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, UIDAI का फुल होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, UIDAI का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 8 मई 2026 को पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर हुई अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम क्या है। देखिए, प्रमुख कदम जो है कि घरेलू LPG के लिए बुकिंग अंतराल को बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में 25 दिन करना था, जो कि पहले था कितना, 21 दिन था पहले, से 25 दिन किया गया है। ठीक है, देखिए पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को प्रतिबंधित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने राशनिंग रणनीति अपनाई है। इसके तहत घरेलू LPG सिलेंडर की जो बुकिंग है उसके बीच एक अनिवार्य अंतर को शहरी क्षेत्रों में 25 दिन कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया है। देखिए, इस संकट के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिश्री और विदेश मंत्री S जयशंकर के खाड़ी देशों के दौरे भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट वेस्ट नीति के महत्व को दर्शाते हैं। ये सब इसके बारे में डिटेल्स है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस संस्था को रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर लक्ष्य आधारित खरीद में तेजी लाने और किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, MSP का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो देखिए क्या था क्वेश्चन कि शिवराज सिंह चौहान ने किस संस्था को रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लक्ष्य आधारित खरीद में तेजी लाने और किसानों को 72 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। तो ये संस्था जो है NAFED है और NCCF है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, ये होता है, इसका ऊपर देख लेते हैं, इसका नीचे देख लेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर ऐसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, इसे होता है, सॉरी फेडरेशन यहाँ हो गया, ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और NCCF जो है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है। इसको लिखने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 मई 2026 को नई दिल्ली में नाफेड और NCCF के साथ उपार्जन खरीद की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें जो सख्त रुख अपनाए थे कि यदि बाजार में कीमतें MSP से नीचे चल रही है तो उपार्जन खरीद में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी इससे रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के किस विजन को प्राप्त करने के लिए क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य भविष्य की तकनीकों में तेजी से प्रगति का उल्लेख किया है। एक किया है विकसित भारत 2047। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लक्ष्य 2047 सेंटर फॉर फ्यूचर स्किल्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। देखिए, 2047 का जो लक्ष्य है, उन्होंने युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया है। क्वांटम और AI मिशन क्या है? ये भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत समय से पहले ही 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और इसमें जो तकनीकें हैं, भारत क्वांटम, AI, सेमीकंडक्टर्स और डीप टेक में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
AI पहल जो है भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली संप्रभु बहुभाषी AI पहल है जो सभी 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट मॉडल विकसित करेगी। ये भारत की उभरती हुई तकनीक शक्ति और 100 वर्ष की स्वतंत्रता 2047 तक वैश्विक लीडर बनने की रणनीति को दर्शाता है। ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 4 सेंट्रल फैसिलिटीज़ की स्थापना की जा रही है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने AI के मानव केंद्रित उपयोग पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि PM सेतु पहल के तहत वैमानिकी और संबंध क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए किस शहर में भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अपना कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने PM सेतु यानी कि शहरी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का सुदृढ़ीकरण के तहत उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है। यह विशेष केंद्र भारत और फ्रांस के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विमानन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसे NSTI कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। कानपुर को इसके ऐतिहासिक रक्षा और एरोस्पेस औद्योगिक आधार जैसे कि HAL की उस उपस्थिति के कारण चुना गया है। ठीक है। NSTI जो होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। और यहाँ पे HAL जो है इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। देखिए, इसका मुख्य फोकस जो है एक केंद्र वैमानिकी MRO मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल हवाई अड्डा संचालन और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और कौशल सिखाएगा। मॉडल जो है यह केंद्र हब और स्पोक है मॉडल पर कार्य करेगा, जहां कानपुर का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों जैसे आगरा वाराणसी के ITI और कौशल केंद्रों को तकनीक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एरोस्पेस क्षेत्र में मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने गुजरात में NH-48 के किस खंड से संबंधित 174 करोड़ के मध्यस्थता दावे का सफलतापूर्वक बचाव किया है? तो ये जो है कामरेज चलथान खंड। ठीक है। NHAI ने एक बड़ी कानूनी जीत हासिल करते हुए 174.49 करोड़ के दावे के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ठेकेदार के अधिकांश दावों को खारिज कर दिया और केवल 54 लाख का ही भुगतान करने का आदेश दिया। यह परियोजनाओं का विवरण जो है ये NH-48 के कामरेज चलथान खंड 15.5 किलोमीटर की 4 लेन से 6 लेन बनाने से संबंधित था। ठीक है। NHAI ने इस मामले को जीतने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS और ड्रोन फुटेज जैसे डिजिटल रिकॉर्ड्स का उपयोग किया, जिससे साबित हुआ कि ठेकेदार ने पूरा कार्य नहीं किया था। अनुबंध प्रबंधन जो है यह सफलता सरकार और सार्वजनिक निकायों को मजबूत कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और डेटा आर्काइविंग की प्रभावशीलता को दर्शाती है। मई 2026 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू TMR की किस शीर्षक वाली फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन या दौरा किया है? तो यह है राष्ट्र के लिए 1 दशक की मौन सेवा, अ डिकेड ऑफ साइलेंट सर्विस टू द नेशन। देखिए, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारतीय सेना के साथ मिलकर हिमालयी और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाता है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में फंसे जवानों और नागरिकों को त्वरित तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। प्रदर्शनी में TMR के 10 साल के सफर को दिखाया गया। यह संगठन केवल युद्ध की स्थिति में ही नहीं बल्कि मणिपुर भूस्खलन और सिक्किम बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को और वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।